अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, पाकिस्तान की आईनी तारीख में कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जो सिर्फ कानून की तब्दीली नहीं बल्कि कौम की समत मुतय्यन करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम भी ऐसे ही एक फ़ैसला कुन लम्हे का नाम है, एक मुस्बत और इस्लाही कदम जो महज अल्फाज का खेल नहीं बल्कि एक नया अज़्म है कि वफाक और सूबे अब टकराएंगे नहीं बल्कि साथ मिलकर चलेंगे। गुज़िश्ता बरसों में 18वीं तरमीम ने इख्तियारात की मुंतकली तो कर दी, मगर इसके बाद के तजुर्बात ने यह वाज़े कर दिया कि निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए मज़ीद इस्लाहात नागुज़ीर हैं। सूबों के पास वसाइल ज़रूर पहुँचे मगर अक्सर वो सलाहियत, शफाफियत और पॉलिसी के फुकदान का शिकार रहे। ऐसे में 27वीं तरमीम एक तवाज़ुन लाने की कोशिश है, ऐसा तवाज़ुन जहाँ मरकज़ अपनी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार ना हो और सूबे अपनी खुद मुख्तारी को बेहतर अंदाज में बरूए कार ला सके। ये कदम विफाक की मजबूती का नहीं बल्कि इत्तेहाद की तकमील का पैगाम है। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में पाक अफगान कशीदगी की। तो इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी है। ये मुज़ाकरात सिर्फ अल्फाज का तबादला नहीं बल्कि जनूबी एशिया के अमन की उम्मीद है। पाकिस्तान एक बार फिर वही किरदार अदा कर रहा है जो उसे हमेशा ज़ेबा रहा, अमन का मेमार, तसादुम नहीं मकालमे का वकील। इस बार पाकिस्तान ने वाज़े पैगाम दिया है कि खित्ते का अमन सिर्फ जंगबंदी से नहीं बल्कि वादों की पासदारी से मुमकिन है। तालिबान हुकूमत को अपने आलमी अहद पूरे करने होंगे ताकि सरहदों के दोनों जानिब अमन की फ़ज़ा बहाल हो। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक नया आगाज़ साबित होंगे जहाँ बंदूक नहीं बातचीत जीतेगी। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कश्मीरी मुसलमान आज यौम शहदाए जम्मू मना रहे हैं। 6 नवंबर 1947 वो दिन जब जम्मू की ज़मीन सुर्ख हो गई, जब डोगरा फौज और हिंदू इंतहा पसंदों ने हज़ारों कश्मीरी मुसलमानों को सिर्फ इस्लाम से मोहब्बत के जुर्म में शहीद कर दिया। ये तारीख का एक ऐसा ज़ख्म है जो आज भी ताज़ा है, एक ऐसी चीख जो वक्त के शोर में दब नहीं सकी। ये दिन सिर्फ मातम का नहीं, अहद वफा की तजदीद का दिन है कि कश्मीर का खून रायगा नहीं जाएगा। आज के प्रोग्राम की डिस्कशन का आगाज़ करते हैं और पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और मसूद रज़ा साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आगाज़ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आपसे करना चाहूँगी। 27वीं आईनी तरमीम की हम बात कर लेते हैं। हम देख रहे हैं कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का फ़ैसला किया गया है जिसमें 27वीं आईनी तरमीम की जो मुख्तलिफ शिकें हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि 18वीं तरमीम के तहत जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, अब 27वीं तरमीम के तहत विफाक के पास वो इख्तियारात आ जाएंगे, क्या डिफरेंस क्रिएट होगा इससे? इससे दो तीन चीज़ें। एक तो नेशनल फाइनेंस कमीशन जो था उसमें बैलेंस नहीं था कि ज़्यादा 56% आई थिंक सूबों को चला जाता था और 44% जो है वो फेडरल के पास आ जाता था। नाउ फेडरल ने सारे लोन भी उतारने हैं, हर चीज़ खर्चे फेडरल के, जितने आपके लोन चढ़ रहे हैं आपके वहाँ से IMF से वर्ल्ड से ले रहे हैं वो ले रहे हैं, हर चीज़ आपको देनी पड़ती है। तो इसमें सूबे बहुत बेहतर हो गए थे लेकिन वो जो कारकर्दगी होनी चाहिए सूबों की वो भी नहीं थी। नंबर 2 अगर आपने देखो तो एजुकेशन और जो थी ये सेकंड एजुकेशन जो थी ये फेडरल प्रोविंशियल लेवल पर इस पे क्या था कि एक एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं थी, एक यूनिफॉर्म सिलेबस नहीं था और हर सूबा अपनी मर्जी से चला रहा था। एक कम से कम वो एक पॉलिसी होगी, चाहे वो मदरसे हों या आपकी एजुकेशन स्कूल्स की हो, सबकी यूनिफॉर्म हो जाएगी, उसमें ये भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और तीसरी फैमिली प्लानिंग। इसी आपकी आबादी स्पीड से बढ़ रही है, आप सोचेंगे आज से 10 साल के बाद हम कहाँ होंगे, क्या हमारे पास वो वसाइल होंगे, क्या हमारे पास वो उस वक्त ये चीज़ें जितनी भी आपके वसाइल हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्या बनेगा, क्या लोगों को हम रोजगार दे सकेंगे, तालीम 2040 में एक्सपेक्टेड है कि 34 करोड़ हो जाएगी आबादी। अब आप बताइए। इसलिए ये चीजें आई थिंक दिस नीड टू बी डन एट द सेंट्रल लेवल ताकि प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज किया जाए और इसको कंट्रोल किया जाए। कंट्रोल भी पॉजिटिव तरीके से, ये नहीं कि हम कहे खुदा ना खाते कि बिल्कुल बच्चे पैदा नहीं करें, लेकिन देन अपनी देख के सोच समझ के सारा सिस्टम ठीक करके और फेडरल कंट्रोल इन चीजों पे बहुत जरूरी है। दैट इज द पर्पज को सोच समझ के किया जा रहा है। I'm sure हर ये नेशनल में डिबेट होगी, सेनेट में डिबेट होगी, सोच समझ के फैसला किया जाएगा मुल्क के वसी तत्व का फायदा देखते हुए। ठीक है, मुल्क के वसी तर मफाद के लिए ये तरमीम जो है इसको सोचा जा रहा है और इसमें शिकें भी ऐड की जा रही है। नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नसरुल्लाह साहब, 27वीं आईनी तरमीम, इसकी ज़रूरत क्यों कर पेश आई, क्या कहेंगे आप, कैसे रीड करते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में आईनी तरामीम जो हैं वो माजी में भी होती रही,
26वीं तरमीम भी हुई, फिर 27वीं तरमीम के हवाले से कुछ जजेस की ट्रांसफर का, फिर एमएससी के इश्यूज हैं, फिर मुख्तलिफ जो मामला दीगर हैं। खासतौर पर अगर आपने देखा 18वीं तरमीम के बाद आज तक जो है वो इमाम मौजूद है के बाद जो ऐसी चीज़ें हैं जो वफाक के पास होनी चाहिए थी और वो सूबों में मुंतकिल हुई, उस पर भी आज भी एक जो है वो इख्तिलाफ राय मौजूद है। तो ये काफ़ी जो चीज़ें हैं उनको आपके इस वक्त सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ख़ास तौर पर पूरे मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, कुछ चीज़ों को डिफाइन करने के लिए इस जो है तरमीम को तजवीज़ किया गया है। और ये मुसवदा जो है वो सारी चीज़ें लोगों के सामने आ जाएंगी, किसी का जिक्र भी हुआ है इन चीज़ों का, और ये कंसेंसस बिल्ड करने के बाद ही जो है अगर इसको फैसला किया जाता है तो मैं समझता हूँ तमाम सियासी जमातों को जो है इस पे खुले दिल के साथ देखना चाहिए। जिन चीज़ों पे उनको इतराज हो सकता है उसका भी वो इजहार कर सकते हैं, सही, लेकिन महज मुखालफत से नसरुल्लाह साहब, आपको लगता है कि वफाक और सूबे इस तरमीम के बाद टकराएंगे नहीं बल्कि मिलकर साथ चलेंगे, और अगर साथ मिलकर चलेंगे तो ओवरऑल मुल्क के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा? देखिए असूली तौर पर ये होना चाहिए कि जो वफाक है, वफाक जितना मजबूत होगा इतना पूरा मुल्क मजबूत होगा। सूबों के जो मामलात हैं, ये सूबों के जो इश्यूज हैं, उनका काम तो है कि आपके अवाम की जो है फलाह बहबूद के लिए काम करना। अब देखें माजी में एक दो वाक़यात में अगर आपसे शेयर करूं तो अली बिन गंडापुर साहब थे, उन्होंने अफगानिस्तान जाने का ऐलान कर दिया जी कि हम वहाँ डेलीगेशन लेकर जाएंगे। खारजा पॉलिसी वफाक का मामला है। अब ये वो चीज़ें हैं जिसको भी मेरे ख्याल में मजीद डिफाइन करने की जरूरत है कि फॉरेन पॉलिसी जो है अगर वो होगी तो वफाक उसको देखेगा। खारजा अमूर जो है मुल्कों के साथ तल्लुकात कैसे होंगे, अब सूबे उस पर अपनी अपनी राय देना शुरू कर देंगे तो उससे फिर जो है रियासत कमजोर हो जाती है। ठीक है, मसूद रजा साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मसूद साहब, वज़ीर आज़म ने MQMP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफूद के साथ अलग अलग मुलाकातें भी की हैं। पीपल्स पार्टी की एक अहम बैठक चल रही है। इसके साथ साथ अगर हम MQM की बात करें तो उन्होंने बल्दियाती हुकूमतों के लिए इख्तियारात मांग लिए हैं। क्या चल रहा है कराची में? बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपको सलाम, और नसरुल्लाह भाई हैं और ब्रिगेडियर साहब हैं, आपको भी सलाम। देखिए बिल्कुल दुरुस्त बात हो रही है कि आईनी तरमीम की जरूरत है तो बिल्कुल होनी चाहिए, माजी में भी होती रही है, अब भी होती रही है। इस वक्त मसला क्या है? मसला यह है कि दो इशू सामने आ रहे हैं। एक तो बात की जा रही है बिल्कुल एक आइडियल जमहूरियत की, ये एक ऐसी जमहूरियत की बात की जा रही है जिस पर जब मुखालिफ पार्टियां हुकूमत में होती है तो उस जमहूरियत की बात नहीं करती। तो वो कह रही है कि जी आप मैंडेट लेकर नहीं आए आईनी तरमीम करने का, तो आईनी तरमीम करने का मैंडेट हमारी जैसी जमहूरियत में ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ठीक है, आपको बढ़ के जो है वो आईनी तरमीम नहीं करनी चाहिए, अगर कोई जरूरी है तो वो कर लेनी चाहिए, मगर उससे पहले आपको आवाम के पास जाना चाहिए और इतनी जल्दी में नहीं करनी चाहिए आवाम ये जो तरमीम होती है। तो ये एक इशू है। दूसरा इशू जो ज्यादा सीरियस है वो ये कि ये जो तरमीम हो रही है ये कॉन्फ्लिक्ट के माहौल में हो रही है। इस वक्त मुल्क के अंदर एक सियासी तनाव मौजूद है और सियासी तनाव में होगी, तो सवाल ये उठ रहा है कि कुछ तरमीम तो ऐसी हैं जो जस्टिफाई की जा सकती हैं, जैसे कि NSC अवार्ड की बात हो गई या चले तालीम की बात हो गई, तो की जा सकती हैं। लेकिन बहुत सी तरमीम ऐसी हैं जो जस्टिफाइबल नहीं मालूम होती है। उसका जवाब हुकूमत को और तरमीम करने वालों को देना होगा कि आप जो जुडिशल सिस्टम में तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं, जजेस के ट्रांसफर और आईनी कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो जो आपने आईनी बेंच बनाया था उसके बाद कितनी बेहतरी आई? कोई बेहतरी आई तो चले आगे बढ़ते हैं। और ये जो आप ट्रांसफर वाली बात कर रहे हैं जजेस की, तो फिर ऐसे आप एक सियासी तसल्लुत में दे रहे हैं अदलिया को। दूसरा जो मजिस्ट्रियल पावर आप देने जा रहे हैं एग्जीक्यूटिव को, तो हमें तो इस सिस्टम से निकलना था ना, हमें तो ये ब्यूरोक्रेटिक निजाम से निकलना था, हमें तो पावर ताकत का इर्तिकाज नीचे तक करना था, तो हम इसको समेट के फिर ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो बहुत डिबेटेबल चीजें हैं। तो अच्छा, यहाँ पे फिर सवाल ये बनता है जो ब्रिगेडियर साहब के सामने रखना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, अगर कुछ शिकें ऐसी हैं जिनमें कन्फ्यूजन है या जस्टिफाइड नहीं है, जिस तरह से मसूद बात कर रहे थे, तो क्या आपको लगता है कि ये जो अभी बैठक हो रही है और फिर आपस में पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी होना है, डिस्कशंस भी होंगी, इसमें ये डिस्कस किया जाएगा और MQM का जो मुतालबा है क्या गौर किया जाएगा उस मुतालबे पे? देखें, जो भी मुल्क के लिए बेहतर है, और देखें ये इतने पुराने आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, नई रियलिटीज हैं, नए हालात हैं। 243 की हम डिफेंस की बात करते हैं,
अभी जो मल्टी डोमेन वॉरफेयर हो रही है उसकी अलग ज़ाहिर है कुछ डिटेल आएंगी तो विल डिस्कस इट आउट। बात ये कि जो भी आप समझते हैं कि ये मुल्क की बेहतरी के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए, जुडिशरी की बेहतरी के लिए, एग्जेक्टिव की बेहतरी के लिए और प्रमोशन के लिए जो चीज़ भी है वो ज़रूर करें। लेकिन जो कोई इंडिविजुअल को बेनिफिट है या जहाँ समझते हैं कि पूरी कंसेंसस डेवलप नहीं होता उसको निकाल देना चाहिए, ताकि ये जो अमेंडमेंट है 2/3 मेजॉरिटी जब हम लेते हैं दैट मीन मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे रिकमेंडेड, और ये मेजॉरिटी पीपल मीन कि अवाम के क्योंकि सब नुमाइंदे हैं, चाहे वो सेनेट में हैं या नेशनल असम्बली में हैं, देर ऑल अवाम की कॉन्स्टिट्यूंसी रिप्रेजेंट होके आए हैं, उनका अवाम ने सिलेक्ट किया है, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो इसका मतलब 2/3 अवाम ये चाहते हैं कि ये अमेंडमेंट होनी चाहिए, तो फिर उनको चेंज कर देना चाहिए, देयर शुड नो प्रॉब्लम। सही। और ये बहुत जरूरी है कि आप नई चीजों को लेकर आए, नई इन्वायरमेंट्स हो गई हैं, एजुकेशन है, आपकी हेल्थ फैसिलिटी, जितनी चीजें भी हैं, तो इसलिए जहां जहां आप समझते हैं बेहतर मुल्क के लिए और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूर करने चाहिए। मसूद साहब, पीपल्स पार्टी मान जाएगी? बड़ा अहम और बड़ा दरीना कंसर्न है एनएफसी अवार्ड को लेके पीपल्स पार्टी का। देखिए, हमारा जो तजुर्बा रहा है इस तरह के मामलात में वो तो ये रहा है कि ये मामलात पहले तय हो जाते हैं और फिर एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है जो चलाया जाता है, बताया जाता है कि जी हम इसी में लेके गए, ये किया वो किया। बिलावल साहब से बातचीत हो गई है, जरदारी साहब को पता है, तो जो बिलावल साहब कहेंगे, जरदारी साहब कहेंगे, पार्टी थोड़ी बहुत एक आध चीज इधर उधर कर दी, बाकी तो वो मान ही जाएंगे। तो ये मामला नहीं है। मामला जो है ना यहाँ पे, जब जो मैं पहले बात कर रहा था, बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब कह रहे, ठीक कह रहे कि अवामी नुमाइंदे, लेकिन एक मखसूस हालात है मुल्क के अंदर। आपका कोई भी इलेक्शन दुरुस्त नहीं था, ये पिछला वाला इलेक्शन भी दुरुस्त नहीं था। और जब हम ये कहते हैं कि अवामी नुमाइंदे कर रहे हैं, तो फिर ये सवाल पैदा होता है, एक आम आदमी का सवाल पैदा होता है कि हुकूमत इतनी तो डिबेट इससे जरूर कराए ना, मीडिया में कराए, पब्लिक फोरम्स में कराए, पार्लियामेंट में कराए, इतना टाइम तो दे कि हम जान सके कि ये तमाम तरामीम वाकई मुल्क के बेहतर मफाद में हो रही है या हुकूमत जैसे कि ऑपोजिशन कह रही है अपना उल्लू सीधा करने के लिए कर रही है। अच्छा, इसहाक डार साहब तो कह रहे हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वफाकी काबीना का इजलास भी तलब किया गया। आपने तो डेट दे दी ना, आपने तो डेट दे दी कि 14 तारीख को पेश कर दी जाएगी। तो आप देखिए ना, अभी तक हमारे सामने बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में तो चीजें नहीं है। तो ये पार्लियामेंट में पेश की जाएगी, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ये पास करवा ली जाएगी। तो आपने तो शेड्यूल दे दिया है। तो इतनी जल्दबाजी में इतना एक ह्यूज पैकेज है, सुन रहे हैं कि कोई 50 से ज्यादा अमेंडमेंट्स हैं जो होने जा रही हैं, तो ये इतना बड़ा अगर ह्यूज आप चीज करने जा रहे हैं, आपके ख्याल में डिस्कशन हो जानी चाहिए। आप किस तरह से देख रहे हैं कि वफाकी काबीना का इजलास भी तलब किया गया है और 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के हवाले से उसमें डिस्कशन, डिबेट वगैरह भी होगी। नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद हैं हमारे साथ। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपसे यही सवाल जानना चाहूँगी, एक तो पीपल्स पार्टी का जो कंसर्न है एनएफसी अवार्ड को लेकर, फिर एमक्यूएम ने कुछ मुतालबात सामने रख दिए हैं, वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया। आपको लगता है कि बड़ी हैवी डिबेट होने वाली है, डिस्कशन होने वाली है 27वीं आईनी तरमीम को लेकर? देखिए, बुनियादी सवाल तो ये है कि जब आईनी तरमीम आती हैं उसी वक्त सियासी मुतालबात क्यों सामने आ जाते हैं। सवाल तो ये है कि जो तरामीम पेश की जा रही हैं, ये जो मसला है, आप उस पर बात करें। माजी में भी हमने देखा कि बाज़ जमातें जो हैं 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे भी नाराजगी दिखा रही थी कि जनाब हमें ये हमारे मसाइल हैं, हमारे पंजाब में हमें स्पेस नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों से निकल आना चाहिए। और अगर बिल्कुल दुरुस्त बात है, अगर उसको डिबेट होती है, हर चीज़ का, हर पॉइंट का जायजा लेते हैं, उससे को फायदा हो सकता है तरमीम का, तो वो कर लेनी चाहिए। और जिन तरमीम को समझते हैं आप उस पर कंसेंसस नहीं है, तो आप उसको बेशक उसकी मुखालफत करके उसको निकाल दें। लेकिन हमारे यहाँ जो सियासी कल्चर बन चुका है कि अगर हुकूमत कोई काम करना चाह रही है तो उसकी मुखालफत इसलिए करनी है कि अपनी कोई ना कोई शराइत सामने रखनी है। जनाब हमारी ये शराइत मंजूर हो जाए तो हम सपोर्ट करने को तैयार हैं। ये रवैया जो है, मैं समझता हूँ कि ये दुरुस्त रवैया नहीं है। सियासी जमातें जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, आइन में तरामीम के लिए, अवामी मफाद के लिए, रियासत के मफाद के लिए इस किस्म की तरामीम होती है, उस पर डिबेट करनी चाहिए। किसी को अगर दुरुस्त नहीं लगती तो उसकी मुखालफत भी कर सकता है, उसकी मुखालफत में वोट भी दे सकते हैं। सही। ब्रिगेडियर साहब, एमक्यूएम खुद मिली है पीएम साहब से, शहबाज शरीफ साहब से खुद उन्होंने मुलाकात की, अपना जो मुतालबा है वो उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात मिलने चाहिए। सर, सवाल ये है कि अगर बल्दियाती हुकूमतों को इख्तियारात मिल भी जाते हैं तो कराची के हालात बेहतर होंगे?
देखिए वो उस सूरत में होंगे कि ये सोच ना हो कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में है और ये अख्तियारात उनको बेनिफिट काम ये करते हैं पीएमक्यू जी कहीं वो बेनिफिट ले देंगे। कराची को सबसे समझे बगैर विदाउट एनी पॉलिटिकल डिफरेंस आप उसको काम करें। कराची का जो हाल है ऑनेस्टली आई कांट बिलीव कि ये पाकिस्तान पर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ से इतने बड़ा बिजनेस जनरेट होता है और ये हब है बिजनेस का। दुनिया वहाँ जहाँ पर आती है, सड़कें टूटी हुई हैं और कोई डेवलपमेंट कुछ होती नहीं है, पानी बरसात का खड़ा हो जाता है। ये चीजों के लिए जरूर करेंगे बजाय इसके कि ऐसे मौके बात कीजिए, नॉर्मल बात भी की जाए। आप असेंबली में इस फंड को क्यों लेके गए, पहले क्यों नहीं लेके जाते? आप इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर से बात करें। लेकिन अगर कोई ऐसी जब आपका अमेंडमेंट की बात होती है फिर मुतालबत करने का इट लुक्स डिफरेंट। दैट मीन कि आप मजबूर कर रहे हैं जी, आप क्योंकि आप फंस गए हैं तो आप ये काम करें। बेहतर होता है कि इनको वैसे प्राइम मिनिस्टर आप एक हुकूमती पार्टी के साथ हैं, उसके साथ दे रहे हैं तो आप अपने मुतालबत रखें कि बलदियाती इदारों को बाकी देखिए डेवोल्यूशन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेवोल्यूशन पावर होगी तो काम होगा। एक आपकी हुकूमत प्रोविंशियल लेवल पर और एक आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नाजिम और आपके जो मेयर है, हमें दे अपने एरिया को वो खुद जिम्मेदार है, उनकी आवाम उनको पकड़ेंगे जब उनके पास पावर होंगी, पैसा होगा। लेकिन 60% पैसा ट्रस्ट में इस वक्त हर जो बलदियाती इलाकों में वो चोरी होता है, वो पैसा पॉकेट में जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। ये अवाम की गलती है। अवाम नहीं खड़े होते हैं कि हमारा पैसा इतना पैसा आया, उससे पूछें वहां पर। और अपने जो टाउन नाजिम होते हैं, फिर काउंसलर्स होते हैं, कोई आपको इतना पैसा कहाँ एक ये भी हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। मसूद साहब, फैसल वावडा साहब कह रहे हैं कि पूरे निज़ाम की जो ज़ामिन है वो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी अगर ज़ामिन है निज़ाम की तो क्या पीपल्स पार्टी जो वादे कर रही है वो वफा करेगी? कौन से वादे कर रही है पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी जो हुकूमत का साथ देने के लिए, फिर हुकूमत का अगर साथ देंगे उनके मुतालिबात पूरे कर दिए जाएंगे तो आवाम के लिए बेहतर सोचेगी वो। देखिए, जहां तक अभी बल्दियाती निजाम की बात हो रही ना, उसके क्या मुतालबात है? एक तो नसरुल्लाह मलिक साहब ने जैसे फरमाया कि पंजाब में उन्हें स्पेस चाहिए थी, वो नहीं मिली। उन्होंने कहा मरियम साहिबा माफी मांगी, उन्होंने माफी नहीं मांगी। ये साथ चल रहे हैं, साथ चलते रहेंगे, सिस्टम से अलग नहीं हो सकते। अगर ये सिस्टम से अलग होंगे तो सिस्टम तलपट हो जाएगा। तो इसका फायदा ना इनको है ना किसी और को है। तो ये सब अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छी तरह से फिक्स है, कोई हिलेगा नहीं और जैसे सिस्टम चल रहा है वैसे चलेगा। जहां तक बात हुई डेवोल्यूशन ऑफ पावर की, एमके हम बात कर रही है ना, तो हमने तो ये सुना है कि इन तरामीम में आईनी की जो बल्दियाती हुकूमतों का मामला है उसे आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। गालिबन आर्टिकल 140 ए है या 141 ए है, उसमें बाकायदा से तरमीम की जा रही है और इसको जो डायरेक्ट वफाक से फंड मिला करेंगे और इस तरह का कोई निजाम हो जाएगा। तो ये हो जाए, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ में जब मैं ये सुनता हूँ कि मजिस्ट्रेरियल निजाम जो है वो भी वापस आ रहा है, तो फिर एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि अवामी नुमाइंदे क्या करेंगे और ये क्या करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस पर अभी बहुत बात करने की जरूरत है। अभी तो मैं रोजाना प्रोग्राम कर रहा हूं, रोज हुकूमती लोगों से पूछता हूं कि जी कुछ तो बताइए। अच्छे लोग जो कि इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा है, सीनियर लोग हैं, उनको नहीं पता है कुछ कि हो क्या रहा है। तो अभी इस पर कुछ भी कहना कब्ल इस वक्त होगा। अच्छा, किसी को कुछ पता नहीं है और किसी को बहुत ज्यादा पता है। फैसल वावडा साहब की बात करते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब वो कह रहे हैं 27वीं तरमीम तो समझे कि हो गई है, 28वीं की तैयारी करें, वो इससे भी आगे चले गए हैं। देखिए, सियासी बयानात जो होते हैं वो सियासतदानों की तरफ से दिए जाते हैं, तो फिर आपको पता है खबरों में रहने के लिए भी कुछ चीजें कहनी जरूरी होती हैं, वरना आपका मीडिया या आपके टॉक शोज भी जो है वो उस तरफ फिर जाते नहीं। इसलिए अपने आप को रेलिवेंट रखना, ये पाकिस्तान की सियासत में मेरे ख्याल में हर कुछ समझता है कि आपको अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए कोई अनोखी बात करेगा तो इसीलिए उसकी रेलिवेंसी बरकरार रहेगी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए बल्दियाती निजाम की अगर हम बात करते हैं, अगर हम स्टेट के निजाम को बहाल करने की बात करते हैं तो आपको अंदाजा होगा इस जमाने में किसी भी मॉब को अगर कोई वायलेशन होती थी या किसी भी जगह पे कोई एहतजाज अगर पुरअमन नहीं रहता था तो वहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो डिसीजन किया करता था कि भाई इनको रोकने के लिए कौन सा तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा। आपने इस निज़ाम को भी थोड़ा सा ख़त्म किया जिसकी वजह से आज हमको मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर बल्दियाती निज़ाम में आप इख्तियारात देना नहीं चाहते। कोई भी सियासी जमात हो, किसी सूरत भी बल्दियाती इदारों को इख्तियारात नहीं देना चाहती, इसलिए कि आपके अराकीन असम्बली जो है वो चाहते हैं कि ये सारे इख्तियारात उन्हीं के पास रहें। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने तो इसी बुनियाद पे जो है अपनी सियासत में
पॉपुलैरिटी हासिल की कि वो बलदियाती निज़ाम पे यकीन रखते हैं। MNAs और MPs का काम वो कहते थे गलियां बनाना नहीं है, ना ही डेवलपमेंट के काम करवाना है। लेकिन उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए हुकूमत ने पंजाब के तमाम बलदियाती इदारे जो हैं उनको बिल्कुल जो है मुअत्तल कर दिया था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद उन पर अमल दरामद नहीं होने दिया। अब देखें, एक तरफ आप कहते हैं जनाब कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सियासी जमातें फैसले अपनी मर्जी के मानती हैं। जहाँ उनको लगता है कि हमारे हक में है उसको मान लेती है, और जहाँ उनको लगता है कि हमारे हक में नहीं है वहाँ वो मुखालफत। नसरुल्लाह मलिक साहब, ऑपोजिशन के किरदार को आप किस तरह से देख रहे हैं? PTI शिकवा कर रही है कि मुसवदा अभी तक हमें नहीं दिखाया गया। आपको लगता है कि ऑपोजिशन अपना रोल प्ले करेगी? उन्होंने पहले रोज जब इस बात का ऐलान किया गया कि तरमीम लाई जा रही है, उन्होंने बाइकाट का ऐलान कर दिया। ये मेरे ख्याल में ये लेकिन जमहूरी रवैये ये नहीं होते। आप मुतालबा ये करते जी कि आप मुसवदा लेकर आए, पार्लियामेंट में लाएं, सेनेट में लाएं, कौमी असेंबली में लाएं, हम उस पर बात करेंगे, उस पर बहस होगी। उसके बाद जो आप अच्छी चीजें होंगी उनको सपोर्ट करेंगे, जो आपकी गलत चीजें होंगी उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ अच्छाई और बुराई और खराबी और अच्छाई ये अपने अपने मकसद के तहत होती है। अगर मेरा मकसद पूरा है तो मुझे हर चीज अच्छी नजर आती है, अगर मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा तो मुझे हर चीज बुरी नजर आती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, हमें ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम इस्तांबुल का रुख करेंगे, जहां पे पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर चल रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर चल रहा है। ब्रिगेडियर साहब, दूसरा दौर उसमें जो कुछ भी हुआ वो सब हमारे सामने था। अब तीसरा दौर चल रहा है, क्या उम्मीदें, क्या एक्सपेक्टेशंस हम रख सकते हैं इस मुज़ाकराती दौर से? देखें, अपरेंटली तो मुझे तो लगता है कि 50-50 चांस है। इससे जो एटीट्यूड है अफगान तालिबान रजीम का, इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। एक प्रोपेगेंडा का भी करते हैं कि पाकिस्तान ने वहाँ पर अमेरिकन को दे दिए ड्रोन, पाकिस्तान के रास्ते जा रहे हैं, हमारे पर अटैक कर रहे हैं। आई मीन ये जो पीरियड होता है आपका 6, 7, 8 दिन का, 30 अक्टूबर से लेके और 6 नवंबर तक का, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का होता है। इसमें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाई जाती हैं ताकि आप अच्छे माहौल में डिस्कशन कर सकें। अगर आप इसमें ब्लेम, काउंटर में ब्लेम करेंगे तो फिर कॉन्फिडेंस क्या होगा जब बैठेंगे मुज़ाकरात करेंगे। सेकंड, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान का देखें, पहले दिन से जब 18 अक्टूबर से ये स्टार्ट हुआ था, एक पॉइंट था कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान के खिलाफ इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करने देंगे, एंड दैट्स एंड ऑफ इट जी। अब उसमें आपने क्या सोचा, उसके बाद आपने पाकिस्तान से लड़ाई भी कर ली, अपने पोस्टों पे कब्जा भी करवा लिया, सफेद झंडा भी लहरा लिया, फिर रिक्वेस्ट की, सीज फायर की, मेडिएटर्स को कहा जी हमारी सीज फायर करवा दें, उन्होंने पहला दौर कैंसिल हुआ, फिर दूसरे का फायदा नहीं हुआ, जबकि हर दफा ये मिसबिहेव करते रहे, गुस्सा करते रहे। आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट पाकिस्तान की डेलीगेशन को। बहुत मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल, कंपोज तरीके से उन्होंने अपना नक्तल डाला और बताया, और उसके बाद उन्होंने कोई उसमें वहाँ पर उसमें कोई ना गुस्सा किया, ना टेम्पर लूज किया, ना कोई बात। नाउ इज द फाइनल टाइम। अफगान तालिबान को ये सोचना है कि क्या आप परमानेंट पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। वो मुल्क जो आपका परमानेंट हमसाया है, परमानेंट बॉर्डर लाइन है, और फिर दोनों तरफ अफगान हैं, उधर भी अफगान हैं और पाकिस्तान के साथ भी पश्तून, उधर भी पश्तून हैं, आपस में इंटर मैरिज भी। सो आपने ये देखने का आपको फायदा किससे, हम लॉजिस्टिक देते हैं, हम आपको अफगान ट्रांजिट देते हैं, हम आपको हर किस्म देते हैं। अगर नहीं करते हैं तो उस पर क्या होगा? पाकिस्तान हैज ऑल द ऑप्शंस। हमने बड़ा तहिया किया हुआ है। न्यू नॉर्मल में we have to be hard state and we'll go for surgical strike, we will go for drone strikes, और हम आपके tactical, administrative और जितने कैंप थे उड़ाएंगे, तबाह करेंगे, साथ आप कमांडर्स को। आप सोच लें, अब इससे अफगान अवाम की मिजरीज में इजाफा होगा, उनको प्रॉब्लम होगी। क्या आपको उनकी फिक्र है? नहीं है। आप लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, आप पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, आपके एथिक बैलेंस गवर्नमेंट नहीं है, आपके यानी आपकी गुफ्तगू से ये वाज़ेह हो रहा है कि आपको लगता है कि एक आखिरी मौका है, अगर अफगान
अफगानिस्तान चाहता है तो ताल्लुकात बेहतर कर सकता है, अगर नहीं तो फिर पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की सलाहियत भी रखता है और पाकिस्तान ने दिखा भी दिया है। मसूद साहब, जब दूसरा हमने देखा था कि दौर हुआ था मुज़ाकरात का, तो उसके बाद 3 पॉइंट सामने आए थे। जंगबंदी के तसलसल पर इत्तफाक हुआ था, क़याम अमन के लिए निगरानी पे बात हुई थी और खिलाफ वर्जियों पर सज़ा का तरीक़ाकार तय किया गया था। दूसरा दौर जो हुआ उसमें जो कुछ भी हुआ, एक टाइम तो ऐसा आया था कि ये भी अनाउंस हो गया था कि मुज़ाकराती दौर जो है वो बेनतीजा ख़त्म हो गया, लेकिन फिर जो सालसी थे उन्होंने अपना किरदार अदा किया और ये हमने देखा कि नतीजा एक निकल आया। लेकिन अब जो तीसरा दौर है, आपके ख्याल में कितना फैसला कुन है ये, क्या इससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा ब्रिगेड साहब से 50-50, बल्कि शायद मैं तो अगर ब्रिगेड साहब ने 50-50 कहा है तो मैं भी कह देता हूँ, मैं तो समझ रहा हूँ कि 70-30 मामला है। अच्छा। क्योंकि ये अब मुज़ाकरात तो इस बात पर हो रही है कि मैकेनिज्म क्या होगा, कि किस तरह से आप कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर समझने की बात यह है कि क्या अफगान तालिबान टीटीपी के साथ वो रवैया अख्तियार करेंगे जो हम उनसे तवक्को रखते हैं। उनको करना तो पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पाकिस्तान एक्शन लेगा। पाकिस्तान का अभी भी मिलिट्री के एतबार से अपर हैंड है, पाकिस्तान जब चाहे उनको टारगेट कर सकता है, कहीं पर भी टारगेट कर सकता है, तो पाकिस्तान के पास तो ये पावर है। लेकिन उनके जो आपस के ताल्लुकात हैं, उनकी शादियां आपस में हुई हैं, उन्होंने जो 20-22 साल जंग लड़ी है, तो ये नेशनलिज्म के नाम पे नहीं बल्कि एक उम्मा के कॉन्सेप्ट के तहत उन्होंने जंग लड़ी है। क्या वो ठीक है गलत है, ये एक अलग बहस है। तो उनका जो ताल्लुक है वो उनको वहां से हटाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे, किसी और जगह लेके जाएंगे, पाकिस्तान की सरहदों से दूर लेके जाएंगे, या उनको एलिमिनेट करना शुरू करेंगे, या उनको रोकेंगे। ये बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये जो अफगान रजीम है ये इलेक्टेड रजीम तो नहीं है, ये इसको अभी इलेक्शन कराने हैं। ये रजीम अभी तक इलेक्शन कराने में कामयाब नहीं है, कोई उनकी इकोनॉमी नहीं है, वॉर इकोनॉमी है, जगह जगह पर वॉर लॉर्ड्स हैं और उनकी जो इकोनॉमी है वो वॉर इकोनॉमी है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं, भारत की प्रॉक्सी बनना इस कमजोर इकोनॉमी के लिए कितना खतरनाक साबित होगा? जी खतरनाक तो होगा, लेकिन जब उनको पैसा मिल रहा होगा तो वॉर लॉर्ड्स ये थोड़ी देखते कि आवाम का क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। कोई जमहूरी हुकूमतें तो ये है नहीं, तो ये जंग ही लड़ते रहे, इसके अलावा इनको और कोई काम आता भी नहीं है। या तो ये स्मगलिंग करते हैं या ये जंग बंद करते हैं, इसी से पैसा कमाते हैं ये लोग। तो बड़ा मुश्किल है कि ये अपने अंदर कार्रवाई कर सकें। और पाकिस्तान भी जब ऐसा कोई मौका दोबारा आता है कि कोई जंग का खुदा न खास्ता माहौल होता है, तो पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म के लिए एक 2700 किलोमीटर के बॉर्डर पर आप उलझे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, अगर ये 50-50 है या बकौल मसूद के 70-30 उन्हें नज़र आ रहा है, तो फिर ये क्या मैसेज दे रहा है कि मुज़ाकरात के लिए बैठते भी हैं लेकिन करना भी इन्होंने वही है जो इन्हें पैगाम आ रहा होता है। फितना ख़ारिज के हमले भी जारी हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आगे क्या होने वाला है, व्हाट नेक्स्ट? देखिए उसमें बात ये जरूरी है कि वहाँ पर मेडिएटर्स भी हैं। जब एक तरफ की बात सुनते हैं फिर मेडिएटर खुद बात उनको समझाते भी हैं। दे आर थिक हेड, उनका एक फोकस होता है हार्ड नट की तरह कि जी बस ये कर लो वरना जी लड़ाई और पैसा कमाओ, ब्लैकमेलिंग करो, इंडिया से मुज़ाकरात ठीक करो। नॉट रियलाइजिंग कि इंडिया आपसे इतना दूर बैठा है, हज़ारों किलोमीटर दूर है ना, उनका आपके पास कोई एक्सेस है। नंबर 3 के वो आप इस्लाम दुश्मन है, आप इस्लाम के ठेकेदार बने हुए, क्या आपका उनसे मिलना पड़ता है? जो मुसलमानों को वो हाल कर रहे हैं, जो कश्मीरियों को हाल कर रहे हैं, और उसके बाद आप वहाँ पर जाके बैठकर वहाँ जाके पाकिस्तान में अटैक पोस्टों पे कराने शुरू कर दिया। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड वंस फॉर ऑल, हमारी कैपेबिलिटी भी है, हमारी कैपेसिटी भी है, हम आपकी लॉजिस्टिक भी बंद कर सकते हैं, हम आपकी ट्रांजिट बंद सकते हैं, आपको खाना पीना बंद करते हैं, लेकिन इश्यूज कि हम अफगान अवाम को तकलीफ देना नहीं चाहते, हमें उनसे हमदर्दी है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं इवन अफगान अवाम को खुद वहाँ पर जमहूरियत लानी चाहिए, अपनी मर्जी की प्रॉपर जमहूरी हुकूमत लेके आनी चाहिए जो उनके अवाम का ख्याल करे, दुनिया से रवाबत कायम करे, लेजिटिमेट गवर्नमेंट बने, सफारती ताल्लुकात हो। आपने देखे इंडिया ने भी इनसे ताल्लुकात नहीं कायम किए जिनके साथ यार गवर्नमेंट लगे हुए हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपको पाकिस्तान हुकूमत टू गवर्नमेंट ताल्लुकात रखें, ना कि आप अपनी हुकूमत के ख्वाहिशों से ताल्लुकात रखें, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, कल को आपके लिए और डिफिकल्ट टाइम हो सकता है। इसलिए ये मौका मिल रहा है, आप इनको कहें कि हम इनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देंगे, अब टेरी में रखें, पीछे ले जाएं, आप चले जाएं, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में फिर आप एक
एक वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनेगा, वो 40 बनाएंगे, किसने गलती की 3 महीने के बाद दोबारा रिव्यू मीटिंग होगी। बॉर्डर का भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक ज्वाइंट कमेटी बनानी चाहिए जो वहाँ के मामला को देखे कि बॉर्डर पे मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, वहाँ पर तोहफम बॉर्डर पे कैसे हो रहा है, कहाँ से लोग आ जा रहे हैं, कैसे रिफ्यूजीज जा रहे हैं। ये बहुत चीजें करने की हैं। आपको ये क्यों दूसरी चीजों गुस्से में है कि जी पाकिस्तान इंडिया की लाइन पे चल पड़े। इंडिया आपका खैरख्वाह नहीं है, पाकिस्तान आपका ऑनेस्टली खैरख्वाह, इसलिए हम आपको हर किसी शॉर्ट आंसर मसूद आपसे लेना चाहूंगी। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान का सोचा है, अफगानी अवाम का सोचा है, लेकिन पाकिस्तान को खैरख्वाह क्यों नहीं समझते? ये देखिए, ये तो हिस्ट्री है। पाकिस्तान को कबूल ना करने वाले मुल्कों में एक अफगानिस्तान था। पाकिस्तान ने तालिबान की मदद की, पाकिस्तान ने सोवियत के खिलाफ उनकी मदद की, लेकिन फिर जब हुकूमतें बदली, पहले तालिबान की हुकूमत आई, उन्होंने पाकिस्तान की अगर बात मान ली होती तो ये हाल ना हुआ होता अमेरिका के हाथों उनका, लेकिन उन्होंने नहीं मांगी। पाकिस्तान को एक ऐसी सिचुएशन में उन्होंने फंसाया कि फिर पाकिस्तान को उनसे दूरी इख्तियार करनी पड़ी। फिर उसके बाद अशरफ गनी को देख लें, आप करज़ई को देख लें, उन्होंने पाकिस्तान के साथ क्या रवैया रखा, और फिर ये नई रिजीम आई है उसका क्या रवैया है। तो ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के साथ इनका बॉर्डर मिलता है, पाकिस्तान के साथ इनकी तिजारत होती है, पाकिस्तान की से ये राहदारी भी मांगते हैं, पाकिस्तान ने हर इनके रेफ्यूजीज को भी यहाँ पे रखा, मेहमान नवाजी की सब कुछ किया, लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है तो ये इंडिया की तरफ देखने लगते हैं। तो मुझे तो लगता है कि डीएनए का मसला है इनका, और इसी वजह से पाकिस्तान ने अब वाज़ेह कर दिया है कि अब मजीद हम इस तरह की कोई मेहमान नवाजी भी नहीं करेंगे और हम सॉफ्ट स्टेट बनते बनते अब थक चुके हैं, अब हम हार्ड स्टेट के तौर पर उभरेंगे और आपको जैसा आप करेंगे उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। मसूद रजा साहब, ब्रिगेडियर हारिस साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे यौम शहदाए जम्मू के हवाले से। स्टे विद अस। नाज़रीन, 6 नवंबर 1947 कश्मीर की तारीख का वो स्याह दिन जिसने जम्मू कश्मीर की वादी को इंसानी तारीख के सबसे बड़े सानेहात में शामिल कर दिया। ये वो दिन था जब डोगरा फौज और हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों ने जुल्म, बर्बरियत और नफरत का वो खेल खेला जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। जम्मू समेत मुतअद्दिद अजला में वो कयामत बर्पा हुई जिसका मकसद सिर्फ एक था, कश्मीरी मुसलमानों की नस्ल कुशी। ये कत्लेआम उस वक्त किया गया जब हजारों कश्मीरी मुसलमान अपने घरों को छोड़कर पाकिस्तान की जानिब हिजरत के लिए जमा थे। ये लोग कोई मुसल्ला लश्कर नहीं थे, बल्कि बूढ़े, औरतें, बच्चे, नौजवान सब अमन और सलामती की तलाश में अपने वतन से निकल रहे थे। मगर डोगरा राज के दरिंदों ने इन्हें सफर की इजाजत नहीं दी, बल्कि इनके लहू से जम्मू की जमीन रंग दी गई। इससे पहले डोगरा फौज ने अपने ही मुसलमान सिपाहियों को बरतरफ कर दिया, क्योंकि जुल्म की साजिश में किसी बाईमान सिपाही के हाथ कांप सकते थे। उनकी जगह एक हिंदू अफसर को जम्मू कैंट का कमांडर मुकर्रर किया गया ताकि सफाकी में कोई रुकावट बाकी ना रखी जाए। इसके बाद रियासती फौज और हिंदू इंतहा पसंदों के गुंडों ने मिलकर मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत एक मुनज़्ज़म नस्ल कुशी शुरू की। एक ऐसा कत्लेआम जिसने बरे-ज़गीर की तकसीम की तारीख को खून में नहला दिया। 6 नवंबर की सुबह 60 से ज़ायद बसों में मुसलमानों के काफिले पाकिस्तान की जानिब रवाना किए गए। इन बेगुनाह लोगों को यकीन दिलाया गया कि इन्हें महफूज तौर पर सियालकोट पहुंचाया जाएगा। मगर जैसे ही ये काफिले सांबा के इलाके में पहुंचे, डोगरा फौज और हिंदू इंतहा पसंदों ने घात लगाकर हमला किया। ना मर्द छोड़े गए, ना औरतें और ना ही बच्चे। काफिलों को घेर कर गोलियों की बौछार में बदल दिया गया और जो बच गए उन्हें तलवारों और नेज़ों से काट दिया गया। कुछ को दरियाओं में फेंक दिया गया और कुछ के घरों को आग लगा दी गई। सैकड़ों गांव जलाकर राख कर दिए गए। तकरीबन 2 हफ्ते तक जम्मू के आसमान से धुआं नहीं हटा। दरख्तों पर लाशें लटक रही थी, नदियां इंसानी खून से सुर्ख थी। तारीख बताती है कि सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्तों में 2,37,000 कश्मीरी मुसलमान शहीद कर दिए गए। ये 6 नवंबर सिर्फ माजी की याद नहीं, अहद की तजदीद है। हम इन शहीदों के कर्जदार हैं जिन्होंने ईमान के बदले जान कुर्बान की। उनकी कुर्बानी ने कश्मीर की जद्दोजहद को एक नजरिया बना दिया जो बंदूक से नहीं, जज्बे से जिंदा है। यौम शहदाए जम्मू हमें बताता है कि जुल्म जीतता नहीं, एक और दिन जरूर कश्मीर आज़ाद होगा, इंशाअल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।